नेक्स्ट है हमारे पास, ये है तंत्रीय सक्रिय औषधि, जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स है ना, जो तंत्रीय सक्रिय होते हैं। जैसे माना सपोज हम क्या माने कि मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं पर क्या होता है, चोट लग जाती है। मान लीजिए आपने देखा होगा कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, और उसके पाँव कट गया, ठीक है ना, तो उसको क्या होगा, उसके बाद उसमें क्या होगा, उसके शरीर में पेन होने लग जाता है, दर्द होता है, ठीक है ना। तो उस दर्द को कम कैसे किया जा सकता है, तो यहां से जैसे हमने देखा यहाँ पर दर्द दर्द हो रहा है, और उसके देखो मस्तिष्क जो होता है, मानव मस्तिष्क होता है, पाँव मान लीजिए इसके पाँव में दर्द हुआ तो दर्द की सूचना कहाँ जाती है, मस्तिष्क में जाती है। यानी कि पेन कहाँ महसूस होता है, जब कहाँ होगा, उसके मस्तिष्क तक सूचना पहुंचेगी, ठीक है ना। इस पेन का एहसास कैसे होता है उसको, यहाँ पर होने लग जाता है, मस्तिष्क में होने लग जाता है, उसका पेन यहाँ हो रहा है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसके जो तंत्रिका तंत्र है, इसमें कहीं ब्लॉकेज कर दें, ब्लॉकेज का मतलब ऐसी दवाई दे दें कि ये सूचना यहां से यहां ना पहुंचा पाए, यहां से सूचना यहां ना पहुंचा दे, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तंत्रीय तंत्रिकीय सक्रिय औषधि, है ना। जो रिसेप्टर हैं, उन रिसेप्टर की जो सूचनाएं हैं, उनको प्रभावित कर दे, जो यहाँ से सूचना पहुंचाते हैं मस्तिष्क तक, है ना, कि यहाँ कोई चोट लग गई और फिर हमें दर्द का एहसास होने लग जाता है। तो इस सूचना को यहाँ ना पहुंचाए, इसलिए क्या होगा, दर्द को कम करने वाली दवाइयां कह सकता हूँ, ठीक है ना। वो क्या कर रही हैं, देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो वह औषधियां जो तंत्रिका से ग्राही की ओर संदेश स्थानांतरण क्रियाविधि को प्रभावित करता है, जो क्या करेगा, यहाँ से सूचना को यहाँ तक पहुंचाने के लिए उसको प्रभावित करेगा, उसको रोकेगा, तो उसे कहते हैं तंत्रिकीय सक्रिय औषधि, यानी कि न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। और ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो है प्रशांतक, कौन सी होती है, प्रशांतक, जिसको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर, है ना, प्रशांतक। और दूसरी होती है दर्द शामक, जो पीड़ाहारी, जिसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक। दो प्रकार की, एक प्रशांतक हो गई और एक पीड़ाहारी हो गई, जिसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक। तो इनको ये ध्यान रखना बेटा, ये शब्द याद रखना है आपको। प्रशांतक इंग्लिश में भी याद रखना है, देखो प्रशांतक हिंदी में भी याद रखना है, और ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं अंग्रेजी में। दोनों चीजें याद रखनी, क्योंकि टर्म्स साइंटिफिक टर्म्स है, ठीक है। दूसरा है, यदि इंग्लिश में रखोगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेटेड होता है, ठीक है ना। दूसरा ये देखोगे दर्द शामक, दर्द को कम करने वाला, या पीड़ाहारी कहते हैं इसको, या अंग्रेजी में एनाल्जेसिक कहते हैं। बोर्ड के पेपर में इसलिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनाल्जेसिक आप अंग्रेजी वाले में पढ़ेंगे तो आपको पीड़ाहारी वाला हिंदी दिखाई दे देगा, इसलिए आप अंग्रेजी में ज्यादा याद करें, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे तो आगे अधिकांश शब्द क्या होंगे, इंग्लिश में ही आएंगे। तो एक है ट्रैंक्विलाइजर और दूसरा है एनाल्जेसिक। होते हैं जो हमारे सूचनाओं को यहाँ से यहाँ पहुंचाने से रोकता है, ठीक है ना, मस्तिष्क तक पहुंचाने से रोकने का काम करता है। इसको, ये दो प्रकार की दवाइयां हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हो सकते हैं, एक प्रशांतक होगी और दूसरा पीड़ाहारी। अब पहले हम जानते हैं ट्रैंक्विलाइजर क्या है, ये प्रशांतक क्या है, ठीक है ना, ये ट्रैंक्विलाइजर क्या है, ठीक है ना। तो इसमें देखो बेटा, वे क्या है, वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें क्या होता है, तनाव, जिसे हम मस्तिष्क में तनाव रहता है, मानसिक रोग हो गया, ठीक है ना, ये निदान या उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है, प्रशांतक औषधियां कहलाती हैं, ठीक है ना। जो प्रशांतक ट्रैंक्विलाइजर होती हैं, जब किसी को क्या हो जाता है, टेंशन रहता है, बहुत सारी टेंशन आ जाता है ना, और कई चीजों से लेकर के, तो उस तनाव को कम करने के लिए, ठीक है ना, ट्रैंक्विलाइजर दिए जाती है। जैसे माना कुछ लोगों को क्या हो जाता है, माना किसी के नंबर कम आ गए, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं टेंशन लेने लग शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो देखो, ये तनाव उत्पन्न करने वाली जो, इसको तनाव को उत्पन्न जो कम करने वाली जो दवाइयां होती हैं, उनको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। क्या बोलते हैं बेटा उसको, ट्रैंक्विलाइजर, जो तनाव को, हमारे मस्तिष्क के तनाव को कम करती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर। अब ये क्या काम करती है, सूचनाओं को नहीं पहुंचाती इधर उधर, है ना। तो देखो,
तो वे रासायनिक पदार्थ जो तनाव और मानसिक रोग के निदान के लिए उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रशांतक या प्रशांतक औषधियां कहते हैं, कहलाती हैं। अब देखो इसके लिए कौन कौन सी दवाइयां हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये जनरल दवाइयां हैं बेटा, इनका उपयोग नहीं करना आपको, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, है ना। देखो इप्रोनाइजिड और दूसरा है फिनलाइजिन, ठीक है ना। ये औषधि क्या है, अवसाद को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अवसाद का मतलब जो हमारे मानसिक तनाव है उसको कम करने के लिए, है ना, अवसाद को कम करने के लिए किया जाता है। देखो क्लोर डाइजेपॉक्साइड, है ना, और क्या है, मेप्रोमेट। ये औषधि क्या है, तनाव को दूर करने के लिए, है ना, अपेक्षाकृत मंद प्रसारतक है, यानी कि धीमी गति से काम करने वाला, ठीक है ना। ये थोड़ी धीमी गति से काम करने वाले हैं, तो ये देखो ये एक ये वाला है और एक ये वाला। तो ये सब क्या कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के तनाव को कम कर रहे हैं। हमने डेफिनेशन याद रखनी पहले, मेन डेफिनेशन, एक दो एग्जांपल देखो। इक्वेनेल, इक्वेनेल का प्रयोग भी क्या होता है, अवसाद हो गया, और कैसे, अति तनाव, जब ज्यादा तनाव होता है तो उसके लिए दूर करने के लिए इसको या इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है बारबी ब्यूटेरिक अम्ल हो गया, जिससे क्या हो सकता है, बोरेनल एमिटल हो गया, नेम्बुटल हो गया, ल्यूमिनल हो गया, है ना। और उसके बाद साइकोनिल हो गया। ये सारे प्रशांतक है, ये क्या है, सारे ट्रैंकुलाइजर्स हैं, जो महत्वपूर्ण वर्ग होता है, और इनसे क्या होता है, इसको एक ग्रुप कहा जाता है, बारबीट्यूरेट, है ना। और इसका नींद आती है, इन दवाइयों से क्या होती है, नींद आने लग जाती है, ठीक है ना। उससे अवसाद भी कम होता है और साथ साथ में नींद भी आती है। तो ये पूरा ग्रुप ऐसा है जिससे नींद आती है, ठीक है ना। ये देखो अब कुछ ऐसे भी प्रशांतक होते हैं जिनसे नींद नहीं आती, लेकिन क्या हो जाता है, जो अवसाद है या तनाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे वैलियम्स हो गया, इक्वेनेल हो गया, ये सारे के सारी जो दवाइयां लिखी हुई हैं, ये अनिद्राकारी है, इनसे नींद नहीं आती है, ठीक है ना, प्रशांतक के रूप में कार्य किया जाता है। तो ये तो नींद आने वाली दवाइयां थी जिनसे नींद आ जाती थी, और ये कैसी हैं, जिनसे नींद नहीं आती है लेकिन तनाव थोड़ा सा कम हो जाता है। इस प्रकार से क्या होते हैं बेटा, ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, जो हमारे पास क्या होंगी, जो किस किससे संबंधित है, तंत्रिका तंत्रों से संबंधित है। तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये दवाइयां हैं, एक तो ट्रैंकुलाइजर है और दूसरा है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक क्या होती है, देखो पीड़ाहारी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एनाल्जेसिक या पीड़ाहारी। तो देखो वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के दर्द को आराम देने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं उनको बोलते हैं पीड़ाहारी, और ये कुछ काम थोड़ी करते हैं। देखो पीड़ाहारी, जो यदि हमें क्या हुआ, मान लीजिए हमारे दांत में दर्द हो रहा है, तो ये जो एनाल्जेसिक दवाइयां होती हैं, ये कोई निदान नहीं है, कोई उसका उपचार नहीं है। ये क्या करेगा, ये दांत, यहाँ पर मान लीजिए दांत है, दांत दर्द की सूचना कहाँ पहुंचाएगा, मस्तिष्क में पहुंचाएगा। तो हमने क्या किया, एक पेन किलर ले लिया, पेन किलर जिसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक दवाई ले ली। एनाल्जेसिक दवाई ली तो उसने क्या कर दिया कि जो सूचनाएं दर्द की कहाँ जा रही थी, मस्तिष्क में जा रही थी, उसने इसको क्या कर दिया, रोक दिया। उसने कोई इलाज थोड़ी किया। तो थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, इसकी सूचना, इस दर्द की सूचना या मस्तिष्क तक नहीं पहुंची, ठीक है ना, मस्तिष्क तक नहीं पहुंची। किसके कारण, जो हमने पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक दवाई ले ली, है ना। उसने क्या किया, जो ग्राही है, रिसेप्टर है, उसके कार्य को कम कर दिया। बस सूचना यहां नहीं पहुंची, दर्द तो अपनी जगह हो ही रहा है, दर्द तो हो ही रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एनाल्जेसिक जो दवाइयां होती हैं, ये इस प्रकार से काम करती होती है। ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसके जो ग्राही होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, उन तक सूचना को कम करवा देते हैं। बस यही काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, पेन किलर कोई दवाई नहीं है, है ना। दवाई क्या है, केवल दर्द को कम करने के लिए। अब दर्द बहुत अत्यधिक है, ठीक है ना, तो उसको कम करने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयां दी जाती है। तो देखो अब है एनाल्जेसिक वाली, है ना। तो वो रासायनिक पदार्थ जो क्या करते हैं, शरीर के दर्द में आराम देने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उनको हम कहते हैं, क्या कहा जाता है उनको, एनाल्जेसिक औषध। ये है बेटा एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक दवाइयां भी दो प्रकार की होती है, एक होती निंद्राकारी, जिससे नींद आती है, और एक होती अनिंद्राकारी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग सफर करते हैं,
तो सफर करने पर हम क्या लेते हैं, एक एवोमिन की गोली लेते हैं, हमें उल्टी आती है। हमें क्यों आती है, उल्टी आती है। तो गाड़ी में उल्टी आने का मतलब क्या हुआ कि अब वो काम क्या कर रही है, वो दवाई क्या काम कर रही है। देखो हम घूमने से जब हमें लगता है, क्या होता है, सूचना मिलती है मस्तिष्क को लगता है कि ये जो है कुछ, जैसे मान लीजिए सपोज जी मस्तिष्क हमारा, और गाड़ी पे हम इधर इधर डोल रहे हैं, तो इस मस्तिष्क को लगता है कि कुछ शरीर में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है, एबनॉर्मल घटनाएं हो रही है। तो उससे क्या कर देता है, वो लगता है कि इसके शरीर में कुछ चीजें ऐसी आ गई है जो नुकसान पहुंचा रही है इसको। तो वो क्या करता है, यहाँ से शरीर सूचना देते, चल भाई इसको बाहर निकाल दे। ठीक है ना, तो मुंह से बाहर निकाल देगा, है ना, तो उल्टी करेगा। लेकिन अब क्या हुआ, मस्तिष्क की सूचना रोक दी गई एवोमिन खा करके, वो सूचना यहाँ पहुंच ही नहीं रही, उसे पता ही नहीं लगा, तो नींद भी आती उससे, है ना। तो देखो अब यहाँ पर देखो बेटा, ये दर्द की बात कर रहे थे हम, एनाल्जेसिक। तो दर्द शामक या दो प्रकार की होंगी, और एक होगी नारकोटिक्स बोलते हैं बेटा इनको। जो निंद्राकारी रोग होती हैं वो नारकोटिक्स होती हैं, और एक होती हैं नॉन नारकोटिक्स। ठीक है ना। तो देखो निंद्राकारी कौन है, वे दवाइयां जो क्या है, निंद्रा या अचेतन उत्पन्न करती है, निंद्राकारी दवाई कहलाती है ना, ये निंद्राकारी कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या, जो नारकोटिक ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में एक तो अचेतना उत्पन्न करते हैं और साथ साथ नींद उत्पन्न कर देते हैं, या तो नींद कहें या अचेतन। और ज्यादातर जो निंद्राकारी दवाई है वो है बेटा अफीम, इसीलिए इसको बैन किया गया है। इससे आदत भी पड़ती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, जो लोग अफीम का यूज करते हैं वो आदत पड़ जाती है, और धीरे धीरे अब देखो ये क्यों महत्वपूर्ण नहीं है, भाई है तो दवाई है ना। लेकिन ये क्या कर रही है, सबसे खत्म काम क्या कर दे रही है, जो हमारी चेतन वाली अवस्था है, इसीलिए इसको बैन किया जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या किया जाता है, बैन किया जाता है। अब देखो ये क्या काम कर रही है, तो अफीम क्या काम कर रहा है, ये हमारी जो सूचनाओं को भेजने वाला है मस्तिष्क को, इसको ब्लॉकेज कर रहा है। और जिनको इसकी आदत पड़ जाएगी तो हमारा मस्तिष्क काम करना ही बंद कर देगा धीरे धीरे। ठीक है ना। तो जो पागलपन होता है, इस प्रकार की जो दवाइयों का उपयोग करते हैं उनमें पागलपन भी आ जाता है, क्योंकि हमारे क्या हो गया, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर सूचना पहुंच नहीं रह पा रही, वो ब्लॉकेज हो गया। तो जो लोग अफीम वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो इस टाइप से नुकसान में आते हैं धीरे धीरे। जितनी भी प्रकार की नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, ये अफीम ही से नहीं, नार्कोटिक ड्रग्स, है ना, तो ये उत्पन्न होती हैं। और इससे देखो निंद्राकारी अफीम भी होता है। दूसरा देखेंगे, अफीम में एल्कोलाइट जैसे क्या हो गया, कोडीन हो गया, है ना, मॉर्फिन हो गया, इसी में होता है। अफीम में क्या होता है, कोडीन और मॉर्फिन होते हैं, है ना। अत्यधिक दर्द शामक है, इसको हम दवाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हमें बहुत सारा पेन हो रहा हो। बहुत सारा पेन का मतलब क्या होता है, जैसे पाँव कट गया हो, हाथ कट गया हो, ठीक है ना, तो उस समय क्या होता है, इन दवाइयों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जैसे कोई फौजी है उसको गोली लग गई, ठीक है ना, तो गोली लग गई तो गोली पे क्या होगा, उसको पेन बहुत अधिक होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसको इस प्रकार के एल्कोलाइड्स दिए जाते हैं, जैसे अफीम हो गया, ठीक है ना, मॉर्फिन हो गया। देखो ये क्या कहता है, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एस्टिलीन एस्टिलीकरण करने से पर मॉर्फिन या डाई एसिटेट ये हीरोइन प्राप्त होता है। हेरोइन जिसको हम कह सकते हैं, हेरोइन, ये क्या है बेटा, हेरोइन है। ठीक है ना, हेरोइन एक प्रकार का ड्रग्स है, नार्कोटिक ड्रग्स, है ना। हेरोइन क्या है, एक प्रकार का नार्कोटिक ड्रग्स है। ठीक है ना, इसको प्राप्त किया जा सकता है, ये बनाया भी जा सकता है ना। जो एक शक्तिशाली क्या होता है, दर्द शामक होता है, ये बहुत पावरफुल क्या होता है, पेन किलर होता है, जिसको एनाल्जेसिक दवाई कह सकते हैं। तो हेरोइन भी क्या हो गया हमारे पास, इंपॉर्टेंट। तो हमने कितना पढ़ना है, हमने पढ़ना है कि इसकी परिभाषा क्या है। और इसमें यदि हम देखेंगे निद्राकारी में क्या लिखेंगे, तीन आ गया हमारे पास, कौन कौन से, अफीम हो गया, ठीक है ना, मॉर्फिन हो गया, और एक हम लिख सकते हैं इसमें हेरोइन, हेरोइन, है ना, हेरोइन भी आ जाए। तो इन औषधियों को लगातार प्रयोग करने से मनुष्य क्या हो जाता है, आदी हो जाता है, ये ध्यान रखना। और जब इनका आदी हो जाएगा तो धीरे धीरे उसकी सारे नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाएंगे, और उसमें पागलपन का या इस प्रकार के हाथ कांपना, बहुत सारी चीजें, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, ये नार्कोटिक ड्रग्स इसीलिए पूरी तरह बैन है बेटे। दूसरा है एनाल्जेसिक, ठीक है ना। और एनाल्जेसिक में दूसरा कौन सा है, दूसरा है, यदि हम दूसरे वाले को देखेंगे तो ये है अनिद्राकारी।
ठीक है ना, दो प्रकार के हो गए। तो अनिद्राकारी किस प्रकार से हो सकते हैं, जिससे नींद नहीं आएगी, ठीक है ना, जिससे क्या नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, उसको बोलते हैं अनिद्राकारी। ठीक है ना, दूसरा जो हमारे पास होगा ये अनिद्राकारी है। थोड़ा सा मैं इसको टाइप नहीं कर पाया बेटा, चलो उसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जिससे क्या नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, वो इस प्रकार की जो दवाइयां होंगी उसको बोलेंगे अनिद्राकारी। अनिद्राकारी कौन कौन सी दवाइयां हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन नार्कोटिक्स। क्या बोलते हैं उनको, नॉन नार्कोटिक्स। ठीक है ना, यहाँ पर नॉन, नार्कोटिक शब्द है, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, नॉन, नॉन नार्कोटिक्स। तो जो नॉन नार्कोटिक्स दवाई होंगी उनको हम इसके अंतर्गत लेते हैं। ठीक है ना, नॉन नार्कोटिक्स। तो नॉन नार्कोटिक्स में क्या होंगे, वे औषधियां जो क्या करेंगी, निद्रा या निश्चेतन का प्रभाव नहीं पड़ता है जिन पे। ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वे औषधियां। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वे, क्योंकि परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, वे औषधियां जिनके द्वारा, ठीक है ना, जिनके द्वारा, है ना, निद्रा अथवा, एक तो निद्रा हो गया, नींद आना, अथवा निश्चेतन का प्रभाव, जिससे हमारी चेतना खत्म न हो जाए, है ना, निश्चेतन, ये निश्चेतना का प्रभाव नहीं होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है या नहीं होता है। ठीक है ना, जिससे ये दो चीजें नहीं होता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगे, नॉन नार्कोटिक्स। अब नॉन नार्कोटिक्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अधिकांश हम लोग एक प्रयोग करते हैं, और ये करते हैं एस्प्रिन का। इसका एग्जाम्पल एस्प्रिन सुना होगा, एस्प्रिन दवाई लेते हैं, है ना, जैसे माना सर दर्द होता है तो क्या करते हैं, एस्प्रिन ले लो, डिस्प्रिन ले लो, इस प्रकार की दवाएं लेते हैं। ठीक है ना, लेते हैं लेकिन लेनी नहीं है ना। ये तो हमारे पास क्या है, प्राथमिक, जिसको हम कह सकते हैं शुरुआती तौर पर। जब आप लोग डॉक्टर्स बनोगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि इस एस्प्रिन का किस प्रकार से हमारे शरीर में क्या मैकेनिज्म होगा, क्या काम कर रही होगी ये दवाई, है ना। आप लोगों ने दो चीजें देखी ना, एक फार्मासिस्ट हो गया, एक डॉक्टर्स हो गया। तो फार्मासिस्ट केवल ये जानता है, जितना आप जान रहे हो कि एस्पिरिन है, उसको पढ़ना आता है कि एस्पिरिन है ना। किसी ने कहा एस्पिरिन दे दो तो उसने उसमें पढ़ा और दे दिया आपको, ये फार्मासिस्ट का काम होता है। डॉक्टर क्या करता है, इस एस्पिरिन का हमारे बॉडी में क्या क्या मैकेनिज्म है वो सब पता है ना। ये दवाई जब हमारे शरीर में जाएगी तो ये कहाँ एक्टिविटी करेगी, क्या प्रकार की एक्टिविटी करेगी, ये सब उसको मालूम है। जैसे मैंने बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम और अन्य जो दवाई है, इनका प्रभाव किस प्रकार से हो। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या है, वे औषधियां जिनके द्वारा क्या होती है, नींद और निश्चेतन का प्रभाव नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन नार्कोटिक्स, या इसको बोलते हैं अनिद्राकारी अस्वापक। ठीक है, अस्वापक अनिद्राकारी, इससे नींद नहीं आई। ठीक है ना, तो ये अनिद्राकारी रहेगा। तो इसके लिए क्या है, जो हमारे पास है रासायनिक रूप से एस्प्रिन है, और ये मालूम क्या है, इसका नाम है 2 एसोटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से ये क्या होंगी, ये हमारे पास क्या माना जाएगी, एस्पिरिन। दूसरी और कौन सी दवाई हो सकती हैं, इसमें है बेटा, जो अन्य कुछ दवाइयां हैं वो है, इन दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग, है ना, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अपने आप से नहीं करना है। नो प्रेक्से, ये है नो प्रेक्से। ठीक है ना, उसके बाद है इबुप्रोपेन, क्या है, इबुप्रोपेन। लेकिन जब आप लोग दवाइयां लाते हो तो उन पे जरूर पढ़ो इनको, है ना, कौन कौन सी दवाइयां आप लोगों को डॉक्टर ने दी है, इबुप्रोफेन। ठीक है ना, कौन कौन सी चीज उनमें उपलब्ध है। दूसरा है क्लोफिनेक, ये सारी सारी दवाएं क्या है, नॉन नार्कोटिक्स है।
ठीक है ना। सोडियम यहाँ पर हम कह सकते हैं सोडियम या पोटेशियम, है ना। ये है क्लोफिनेक सोडियम, क्लोफिनेक सोडियम या पोटेशियम, पोटेशियम। ये सारी की सारी दवाएं क्या है बेटा, ये नॉन नार्कोटिक्स है, इनसे कोई नार्कोटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये है नॉन नार्कोटिक्स, ये हम पढ़ रहे थे जो तंत्रिका सक्रिय औषधियां, ठीक है ना। जो हमारी तंत्रिका सक्रिय औषधियां हैं ये इस प्रकार से रहेंगे, इनके अलग अलग है बेटा। जैसे देखो पैरासीटामोल आप लोगों ने देखा, पैरासीटामोल का फॉर्मूला बताओ आप लोगों को। देखो पैरासीटामोल, देखो जो हमारे पास पैरासीटामोल क्या होता है, जैसे बुखार को कम करता है, लेकिन ये दर्द निवारक भी होता है, ठीक है ना। पैरासीटामोल, ठीक है ना, पैरासीटामोल, सॉरी मोला कर दिया मैंने इसको, पैरासीटामोल, इसको ऐसे कर लेते हैं, है ना, पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल का जो फॉर्मूला होता है ये इस प्रकार से होता है, देखो इसमें सारी केमिस्ट्री है। देखो यहाँ पर क्या होगा, OH होगा और इस पर होगा NHCOCH3, इसको तो हमने पढ़ा भी है कहीं, है ना। और ये है बेटा पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर ये, इसको बोलते हैं 4 एसेट मिल्डिफिनोल, ठीक है ना। इस प्रकार से आ जाएगा। यदि हम फिनेसिटीन का देखेंगे, फिनेसिटीन मालूम, इससे पहले फिनेसिटीन बताया था। फिनेसिटीन में क्या होगा, जैसे बेंजीन रिंग होगा और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, यहाँ पर NHCOCH3 और इस वाली पोजीशन पर आएगा OC2H5, ये फिनेसिटेन है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं। एस्पिरिन का फॉर्मूला बता दो, एस्पिरिन, एस्पिरिन का आप लोग जानना चाहेंगे, एस्पिरिन किस प्रकार से बनता है। देखो बेंजीन है बेटा, ये एस्पिरिन है, ये बेंजीन है, और यहाँ पर क्या होगा, एस्पिरिन में क्या होता है, OCOCH3 होता है और इस वाली पोजीशन पर COOH, ये हमने बनाया था, ठीक है ना, ये एस्पिरिन है। इस प्रकार से हम इनको जान सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं कौन कौन से फॉर्मूले इनके, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास कौन सा वाला, जो अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, किसके आधार पर, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली औषधियां हैं, है ना, ये औषधियां हैं। उसके बाद हमारे पास एक और आता है, वो नेक्स्ट है, उसी को कह सकते हैं एंटी माइक्रोबल, है ना, यानी कि प्रति प्रति सूक्ष्म जैविक, प्रति सूक्ष्म जैविक अभिक्रिया, इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबेल्स, है ना। यानी कि जो क्या करेगा, जो सूक्ष्म जीव होंगे उनके प्रति जो क्या करेगा, इसको कम करेगा, यानी कि इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं एंटी माइक्रोबेल्स, ये है एंटी माइक्रोबेल्स, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, जो माने वे रसायन जो क्या करेगा कि इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एक तो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया हो गया, क्या होगा, बैक्टीरिया, एक तो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है बेटा। दूसरा क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, कवक हो गया, जैसे कवक कहाँ हमारे शरीर में, देखो कवक हो गया, फफूंद हो गया, जिसको फफूंदी कह सकते हैं, है ना, फफूंद हो गया, है ना, आदि रोगों की वृद्धि को रोकता है। अब ये तो ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया, वायरस भी पता है। जब तबीयत खराब होती है, बुखार आता है, तो कहते हैं आजकल क्या चल रहा है, वायरल डिजीज चल रहा है ना, कहते हैं जनरली। तो ये वायरल माने वायरस से उत्पन्न होने वाले हैं, बैक्टीरिया से बैक्टीरियल डिजीज चलते हैं। लेकिन ये कवक और फफूंद वाले डिजीज कौन से, किसी को मालूम, कवक और फफूंद से होने वाले, एल्गी और फंगस, फंगल डिजीज। सर कवक से तो दाद वगैरह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट,
ठीक है ना बेटा। यहाँ पर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे जो त्वचा पर उत्पन्न होने वाले अलग अलग प्रकार के, जैसे हमारे शरीर में रूसी पैदा होती है, ठीक है ना, तो रूसी भी एक प्रकार की क्या है, हमारे पास एल्गियर फंगस डिजीज है, ये फफूंद से होने वाले रोग है ना, जैसे दाद होना, ठीक है ना, रूसी हो जाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिर पे हो जाता है, तो कई त्वचा रोग जो होते हैं ये इससे होते हैं, ठीक है। तो इनकी वृद्धि को रोकना क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं प्रति सूक्ष्म जीवी, ठीक है ना। तो इसको हम डेफिनेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे रसायन जो क्या करेगा, सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, है ना, फफूंद आदि की वृद्धि को रोक देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको कहा जाता है प्रति सूक्ष्म जीवी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, प्रति सूक्ष्म जीवी, इनकी एंटी माइक्रोवेल्स, ठीक है ना, प्रति सूक्ष्म जीवी, ठीक है ना, प्रति सूक्ष्म जीवी ये हो जाएगा, प्रति सूक्ष्म जीवी कहलाता है, ठीक है। और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसमें दो प्रकार के मान लीजिए जो प्रति सूक्ष्म जीवी हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक जीवाणुनाशी होते हैं, जीवाणुरोधी होते हैं, ठीक है ना। और इसमें पहले नंबर को देखते हैं, जो पहला पॉइंट है इसमें वो है एंटीबायोटिक्स। क्या होगा, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, ये है बेटा एंटीबायोटिक्स, इसको बोलते हैं प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिजैविक, हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक, ठीक है ना। एक तो हो गया प्रतिजैविक, जो नंबर एक का प्रतिजैविक हमारे पास से होंगे, तो प्रतिजैविक औषधियां किस प्रकार से हो सकती हैं। और दूसरा इसमें यदि हम देखें तो और कोई हो सकता है, प्रतिजैविक काफी बड़ा दे रखा है इसमें। दूसरा है प्रतिरोधी, दूसरा क्या आएगा इसमें, प्रतिरोधी। ये दो प्रकार के इसमें क्या होंगे बेटा, दो प्रकार की चीज आएंगी, एक प्रतिजैविक हो गया, फिर प्रतिजैविक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रतिजैविक भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है रोगाणुनाशी, ठीक है ना, रोगाणुनाशी तीसरा प्रकार के सूक्ष्म जीवी जो होंगे, ये होंगे रोगाणुनाशी, ये तीसरे प्रकार का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार के क्या होंगे, जो माइक्रोबल्स वाले हैं हमारे पास, छोटे सूक्ष्म जीवों से होने वाले जो तीन प्रकार की चीजें हैं, एक तो एंटीबायोटिक्स दवाएं क्या हो सकती हैं, प्रतिरोधी क्या हो सकती है, एंटीसेप्टिक क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। रोगाणुनाशी को बोलते हैं डिस डिसी इन्फेक्टेड इन्फेक्ट, है ना, जो रोगाणुनाशी, जैसे माना क्या होगा, हमारे पास अलग अलग प्रकार के जो रोगाणु को खत्म कर देगा, है ना, एक एंटीबायोटिक है, एक एंटीसेप्टिक है, और ये क्या होगा डिस्पेंटिक बोल सकते हैं, है ना, ये क्या कर देगा, उनको खत्म कर देगा। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के होंगे, ठीक है ना, ये तीन प्रकार के हो जाएंगे, तो इनको बेटा मैं कल बताता हूँ आप लोगों को, है ना।